तो इस वीडियो में 9 क्लास का साइंस 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। आज चलिए अभ्यास का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जीव के वर्गीकरण से क्या लाभ है, जीवों के वर्गीकरण से क्या फायदा है, ये पूछा है। ठीक है, तो जीवों के वर्गीकरण से निम्न लाभ है। क्या लाभ है, तो जीवों को वर्गीकरण करने से जीवों का अध्ययन करना सरल हो जाता है, बंटवारा करने से वर्गीकरण करने से अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, वर्गीकरण सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है, यानी वर्गीकरण कर देने से एकदम स्पष्ट तस्वीर समझ में आता है कि इसमें कौन सा ग्रुप में कौन सा जीव आता है ना। और एक झलक में, जैसे बार बार बोल रहे थे चैप्टर पढ़ने समय, कि एक झलक में माने बहुत सारे जीवों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है ना। इससे विभिन्न जीवों के समूहों के बीच आपसी संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, और अलग अलग समूहों के बीच के जो जीव है उन सभी में क्या संबंध है, क्या समानता है, क्या असमानता है, वो सबको जानने में आसानी होती है ना। यह अन्य जैविक विज्ञान के विकास को आधार प्रदान करती है। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। स्क्रीन पूरा का है कौन यार, पहला का आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखिए, दूसरा का होगा, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। बोला वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण करने के लिए आप कौन सा लक्षण यूज करेंगे 2 में से। तो 2 लक्षण कोशिका वाला लक्षण बताए थे, एक होता है कोशिका के आधार पे चुनते हैं, तो वही सब है। वर्गीकरण के पदानुक्रम के लक्षणों का चयन हम निम्न रूप से कर सकते हैं। पहला, हम जीव में निर्माण की इकाई अर्थात कोशिका को ध्यान में रखेंगे। तो जीव का वर्गीकरण में क्या ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले बोले कोशिका है ना, किस प्रकार कोशिका उसको ध्यान रखेंगे। इसके बाहर कोशिका झिल्ली है या कोशिका भित्ति है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पौधों में कोशिका भित्ति होता है, जंतुओं में कोशिका झिल्ली होता है ना। एनिमल जितना आता है उसमें कोशिका झिल्ली, पादप में कोशिका भित्ति। इसमें केंद्रक है, कोशिकांगों में झिल्ली है, उनके कार्य और उत्पत्ति जैसे सभी गुणों का अध्ययन करेंगे, है ना। इसके जो कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली है कि भित्ति है, उसको अध्ययन करेंगे। केंद्रक है या केंद्रक है तो कोशिकांग है कि नहीं, उसको देखेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से छांट सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, उसका कोशिकांग झिल्ली द्वारा घिरे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इन गुणों के विकास के आधार पर ही हम उनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना क्या है कि हमें यह भी देखना है, अर्थात ध्यान रखना होगा कि जीव स्वपोषी है या परपोषी, हाँ इसको भी ध्यान रखना है। तो कि अपने से भोजन बनाता है कि दूसरे पे निर्भर करता है, ठीक है। यह एक विशेष गुण है जो वर्गीकरण में सहायता करता है। मेन क्या है, तो कोशिका का संरचना कैसा है, कोशिका झिल्ली है कि भित्ति है, एक कोशिका है कि बहुकोशिक है, ये सब है। उसके बाद कैसा भोजन करता है, अपने से बनाता है कि दूसरों पर आश्रित होता है, ये सब सारी बातों को वर्गीकरण में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। जीवों का जो 5 जगत पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 जगत जो पढ़े, इस 5 जगत को जो विभाजित वर्गीकरण जो किया गया है उसका क्या आधार है, उस पर हमको चर्चा करना है। तो अभी जो देखे थे सेम उसी के जैसा ही भी क्वेश्चन है। जीवों को 5 वर्ग मुख्य किंगडम में वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किए गए कुछ आधार निम्नलिखित हैं। पहला आधार देखते हैं, वे जीव असीम केंद्रीय कोशिका से बने हैं या ससीम केंद्रीय कोशिका से, यानी कोशिका में केंद्रक है कि नहीं, वो आधार एक है। मतलब अभी का जो क्वेश्चन इससे पहले देखे सेम वही है, उससे थोड़ा सा इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, क्या कि 5 जगत का बंटवारा के बारे में पूछा है। यदि उनकी संरचना असीम केंद्रीय कोशिका से बनी है तो वो प्राथमिक श्रेणी में आता है। प्राथमिक श्रेणी में आता है असीम केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक से,
कैरियोटिक कोशिका से। तो प्रोकैरियोटिक होता है, ये क्या होता है, प्राथमिक श्रेणी मतलब पहला श्रेणी। प्रोकैरियोटिक से फिर यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक से फिर बहुकोशिकीय जीव आ जाता है, माने एक से अधिक कोशिका। उसके बाद फिर कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सब। तो पहले कोशिका में ये प्रोकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक है, उसको ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक आ जाएगा जिसमें केंद्रक सही नहीं है, ठीक है। परंतु यदि वे ससीम केंद्रक माने केंद्रक अच्छा है तो वो अपेक्षाकृत विकसित होगा। तो एगो है जीव जिसमें केंद्रक नहीं है, एक ठो में केंद्रक है, तो केंद्रक जो है वो विकसित जीव कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जीवों की रचना एक कोशिका से हुई है या बहुकोशिकीय से। एक कोशिकीय जीव निम्न फाइलमों में है या बहुकोशिकीय जटिल होंगे, माने और बहुकोशिकीय जटिल होंगे। एक कोशिकीय जो होगा वो निम्न फाइलम का होगा, माने ये भी थोड़ा निचला तबका के होगा, और बहुकोशिकीय जो होगा थोड़ा जटिल जीव होगा, ठीक है। तो कोशिका कितना है उसके आधार पर भी चयन में वर्गीकरण में ध्यान रखा गया है। कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, इसको भी खासा ख्याल रखा गया है वर्गीकरण में, है ना। यदि बाहर कोशिका भित्ति होगी तो उनका आधार कठोर व अधिक सुरक्षात्मक होगा, जैसे पेड़ पौधों में होता है ना। साथ ही साथ अधिक जटिल और विकसित भी होगा, ठीक। जीव सवपोषी या विषमपोषी, सवपोषी पौधों की श्रेणी व परपोषी में जंतु में किंगडम में आता है। तो सवपोषी की विषमपोषी उसको ध्यान रखना है, सवपोषी में पौधा आएगा, परपोषी में जंतु आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है 5 जगत में विभाजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत के मुख्य वर्ग कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है वो बताना है, किस आधार से इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, और कितना वर्ग है। तो देखिए पादप प्रमुख 5 वर्ग में बांटे हैं। ये 5 वर्ग निम्नलिखित है। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 3 होता है। और ये तीनों किस में आता है, तो बिना बीज वाला पौधा में, है ना। थैलोफाइटा देख लेते हैं। इस प्रकार के पौधों के शरीर में विभाजन नहीं होती, ये थैलस के रूप में होती है, जैसे शैवाल और काई, माने इसमें कौन हाथ पैर कोनो ऐसा विभाजन नहीं होता है, एक में मिलल रहता है, ठीक है। थैलोफाइटा कहते हैं इसको। ब्रायोफाइटा, अच्छा इस पत्ता तना जड़ ये सब रहेगा, हाथ पर बोलते हैं ना, पौधा है तो हाथ पर कैसे रहेगा, मतलब पत्ता जड़ तना ये सब नहीं पता चलेगा थैलोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें इसके शरीर में तना और पत्ता, 2 चीज़ पता चलेगा, तना और पत्ता पता चलता है, विभाजित होता है। कोई जल संवहन के लिए ऊतक विशेष नहीं होती, माने जल के संवहन के लिए कोई जाइलम या फ्लोएम नहीं होता है। जल का संवहन इधर उधर ले जाने के लिए कोई वाहिका, कोई नस, कोई पाइप नहीं होता है इसमें, है ना। जैसे मार्केसिया, मॉस, ये सब जीव, तो ये सबको तस्वीर दिखा के समझाए थे, है ना। टेरिडोफाइटा एक होता है, पादप जड़ तना पत्ती ये सब में अगर विभाजित हो गया तो इसको टेरिडोफाइटा कहते हैं, जो जल संवहन के लिए विशेष ऊतक भी रखते हैं, है ना, जैसे मार्सिलिया। तो देखिए सबसे पहला जीव में क्या था, इस प्रकार पौधों में विभाजन नहीं, मतलब शरीर का कोई विभाजन नहीं था, थैलस था, शैवाल का, है ना। उसके बाद ब्रायोफाइटा में आए, तो ब्रायोफाइटा थोड़ा सा विकसित हुआ, उसमें शरीर में तना और पत्ता पता चला उसका, है ना, लेकिन संवहन तक नहीं था। फिर टेरिडोफाइटा में आएंगे तो जड़ तना पत्ता सब पता चलेगा इसमें, और इसका जल संवहन तक यानी कि फाइलम और फ्लोएम और जाइलम, है ना, भी होगा, इसमें होता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो अभी पढ़े हैं वो ऊपर लिखित 3 विभाजन के पौधों के बीज नहीं होते, ये तीनों में बीज नहीं होता है ना। और बीज नहीं होता है इसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। इनमें केवल नग्न भ्रूण होता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। इसमें डायरेक्ट नंगा भ्रूण होता है, बीज नहीं होता है, उसको बीजाणु कहते हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्रिप्टोगेम भी कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, मतलब सबको मिला के। जिन पौधों में बीज पाए जाते हैं उन्हें फेनरोगेम, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, तो जिम्नोस्पर्म बोल दिए थे, क्रिप्टोगेम कहते हैं। जिसमें पत्ता का मतलब बीज पाया जाता है उसको क्रिप्टोगेम कहते हैं, बीज पाया जाता है उसको। और जिसमें बीज नहीं पाया जाता उसको फाइनरोगेम कहते हैं, ठीक है। फाइनरोगेम में फिर 2 आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, इन पौधों के बीच नग्न होता है, मतलब नंगा बीज होता है, फल उल से ढकल नहीं रहता है। ये पौधे सदाबहार वो काष्ठ होता है, मतलब मजबूत होता है, जंगल झाड़ में मिलता है, जैसे पाइकस और साइकस।
एंजियोस्पर्म क्या है, तो इन पौधों के बीज आवर्त बीजी होती है। पौधों में फल व फूल भी लगते हैं, इसमें बीज ढकल रहता है और इसमें फल फूल भी लगता है। बीजों में एक या दो बीज पत्र पाया जाता है जो अंकुरन में सहायता करता है। एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री कहते हैं, जैसे गेहूँ चावल, इसमें एक एक बीज पत्र होगा। द्विबीज पत्री को, द्विबीज पत्र वाला को द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे चना मटर मूंग। द्विपत्री मतलब समझाया था ना, द्विपत्री मतलब किसको कहेंगे, तो बीज में जिसमें दो फरा हो जाता है, जैसे चना दो फरा हो जाता है, मटर मूंग, है ना। चलिए, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो वर्गीकरण के आधार देख लेते, उसी का आंसर ये सब है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वर्गीकरण का आधार, विभाजनों का पहला आधार है कि पौधे का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित है या नहीं है। दूसरी स्तर पर देखते हैं कि जल व अन्य पदार्थों का संवहन के लिए विशेष प्रकार का ऊतक है कि नहीं, पानी को इधर उधर करने के लिए, माने कोई पाइपलाइन है कि नहीं। पाइपलाइन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, दो होवे करता है। तीसरे स्तर पर हमारा आधार होगा कि क्या पौधा बीज उत्पन्न करता है। तीसरा में हम क्या देखेंगे कि बीज उत्पन्न करता है कि नहीं करता है। करता होगा तो उसके श्रेणी में रखेंगे, नहीं करता होगा तो उसके श्रेणी में, ना। यदि है तो बीज आवर्त बीजी है या नग्न बीज। अगर बीज उत्पन्न करता है, बीज है, तो वो आवर्त बीज माने ढक्कल वाला बीज है कि नंगा बीज है, उसको ध्यान रखेंगे। आवर्त बीज है तो उनमें कितने बीज पत्र है उसको देखेंगे, एक बीज पत्री है कि द्विबीज पत्री, ठीक है। तो चलिए, ये सब वर्गीकरण को जानने के लिए क्या करेंगे उसको। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कितना है रे भाई। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, जंतु और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। जंतु और पौधा का जो वर्गीकरण बंटवारा किया गया उसका मेन आधार क्या है वो पूछा है। देखिए, पौधों के विभाजन का आधार जंतु के विभाजन आधार से भिन्न, माने अलग है दोनों से। इस विभाजन का मुख्य उनकी रचना की उगलनता है। पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और ये अपना भोजन खुद बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है ना, जबकि जीव जंतु अपना भोजन नहीं बनाता है। तो ये मतलब बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, ले लीजिएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। वाट या केशुरुक प्राणी जो विभिन्न वर्गों में बांटने का आधार की व्याख्या कीजिए। तो वाट यानी रीढ़ का हड्डी जिसमें पाया जाता है वो वाला जंतु। अब आगे देखिए, सभी वर्टिब्रेटा केशुरुक प्राणी में मेरुदंड पाई जाती है, रीढ़ का हड्डी या पृष्ठ खोखली मेरुरज्जु को घेरी रहती है। ग्रसनी वीदर और कुलोम वीदर प्रायः भ्रूण अवस्था में ही पाए जाते हैं। जलीय जंतु जैसे मछली वयस्क अवस्था में कुलोम पाए जाते हैं। मेरुरज्जु का अग्रभाग मस्तिष्क बनाता है। सिर पर नेत्र, कर्ण, घरान ग्राही आदि संवेदी अंग होते हैं। अतः अंतः कंकाल सुविकसित होता है, माने अंदरूनी कंकाल होता है, अंदर कंकाल होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को आप लिखिएगा। आगे हम बढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ कुछ दिया हुआ मुख्य आधार निम्नलिखित है, उस पर उसका मुख्य आधार क्या है। पहला आधार है वयस्क अवस्था में भ्रूण अवस्था या भ्रूण अवस्था में कुलोम वीदर का पाया जाना, पूंछ का पाया जाना। त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि आदि पाया जाना। बाह्य कंकाल शल्क हॉर्नी प्लेट्स पर बाल का बना हुआ। अंतः कंकाल उपस्थित या अस्थि से बना हुआ, उपास्थि या अस्थि से बना हुआ रहता है अंतः कंकाल। श्वसन कुलोम द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। हृदय में व्यसों की संख्या कितना, गर्भपादों में पंखों का रूपांतरण असमतापी और समतापी, माने गर्म खून वाला ठंडा खून वाला, ये सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चैप्टर पूरा बढ़िया समझा दिया है ना, देखो तो देख लीजिएगा और उसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।